बात करेंगे जो हम लोग टॉपिक को रन कर रहे थे और वो था सेल साइकिल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक डिवीजन, क्योंकि ये हमारे सोमैटिक बॉडी पार्ट्स में सेल्स में डिवीजन होता है, इसलिए हमें इसे सोमैटिक डिवीजन कहते हैं, या फिर हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्योंकि डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है दैट रिमेन सेम एज पैरेंट सेल, वो पैरेंट सेल के समान ही होता है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन सेल की, तो दिस इज ह्यूमन सेल और इसमें 2n नंबर, डिप्लॉयड नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। और जब माइटोसिस हो जाएगा तो माइटोसिस होने के बाद दो सेल बनेंगे और दोनों सेल में क्रोमोसोम की संख्या वही होगी जो उनके पैरेंट सेल की थी, इसलिए हम लोग इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइटोसिस, और माइटोसिस में कोई भी सेल डिवीजन हो दो फेज होएगा। एक है आई फेज मतलब इंटरफेज, और दूसरा है एम फेज। एम फेज, एम फेज जैसा कि हमने सेल साइकिल में देखा था, इंटरफेज itself comprises 3 subphase G1, S and G2। और अब बात करेंगे किसकी, तो एम फेज की। और जो एम फेज है इसमें इतने सारे फेज सब फेज होते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, और ये है तीसरा चौथा टीलोफेज। हम लोगों ने सेल साइकिल में इसकी बात की थी, एम फेज की, कि ये पूरे सेल साइकिल का 5% टाइम लेता है। लेकिन उस एम फेज में इतने सारे 4 सब फेज होते हैं, और इस सब फेज में जो सबसे बड़ा फेज है वो है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज और फिर टीलो, और सबसे छोटा है एनाफेज। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि प्रोफेज में क्या होगा। तो चूंकि आई फेज था यहाँ पे, तो आई फेज में फिर वही था G1, S एंड G2 फेज, जिसको हमने पहले ही सेल साइकिल में डिस्क्राइब कर दिया है। तो डीएनए G1 में प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, S में डीएनए एप्लीकेशन, फिर फर्दर G2 में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड चेक फॉर डीएनए एप्लीकेशन हो करके, यानी कि डीएनए का क्वांटिटी ऑलरेडी डबल हो चुका है कहाँ, आई फेज में। और अब उस एम फेज में उस जो डीएनए का क्वांटिटी को डबल किया गया था उसको 2 न्यूक्लियस में बना करके बांट देना है। एम फेज में वही हम लोग आगे देखेंगे। बात करेंगे प्रोफेज अवस्था की। प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में न्यूक्लियस साइज, सेल जो है उसके न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है अप टू दिस स्टेज। प्रोफेज तक, मिड प्रोफेज तक जो न्यूक्लियस का साइज है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। सो न्यूक्लियस साइज इंक्रीजेस अप टू दिस स्टेज। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन फाइबर। क्रोमाटिन फाइबर वही जो कि इंटरफेज क्रोमोसोमल मटेरियल था, उसका कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रोफेज को अपने सुविधा के अनुसार 2 फेज में बांट देते हैं, अर्ली और एक मिड, और फिर एक लेट प्रोफेज। अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज द सेल एंड इट्स न्यूक्लियस। Inside the nucleus there is a coiling and condensation of chromatin fiber. Coiling and condensation of chromatin fiber. Coiling and condensation of chromatin fiber. तो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, तो हम देखेंगे ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एंड दीज आर क्रोमाटिन। क्रोमाटिन, इट इज नॉट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये बनाएगा, लेकिन उससे पहले ये इनिशियल स्टेज में है। देयर इज अ कॉइलिंग एंड जस्ट कंडेंसेशन। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कॉइल करके थोड़ा संघनित होकर के, कंडेंस होकर के एक ऊन के मास के जैसा, ऊन जिससे जो फैब्रिक है ऊन के मास के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड स्पायरिंग, स्पायरिंग स्टेज। स्पायरिंग स्टेज मीन्स chromosome is not clearly visible. Chromosome appear as
मास ऑफ वुल, ऊन के मास के जैसा क्रोमोसोम दिखाई देता है, और इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं क्या, स्पायरिंग स्टेज। अगर हम बात करें मिड प्रोफेज की, तो मिड प्रोफेज में ये देखेंगे ये है सेल, एंड हियर इज नाउ इनिशिएशन ऑफ डिसअपियरेंस, शुरुआत हो चुका है किसका, तो न्यूक्लियर वॉल का गायब होने का। तो दिस इज इनिशिएशन ऑफ disappearance of nuclear wall। न्यूक्लियर वॉल का गायब होना शुरू हो चुका है, और क्रोमोसोम, मोर कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ chromosomes are now becomes more compact and more condensed, coiling and condensation of क्रोमोसोम। यहाँ पे और भी ज्यादा कॉइलिंग और कंडेंसेशन हो जाएगा किसका, तो क्रोमेटिन फाइबर का। और अब हम लोग बात करेंगे लेट प्रोफेज की। तो हम लेट प्रोफेज में देखते हैं क्या कि दिस इज द सेल एंड हियर इज अ कंप्लीट डिसअपियरेंस, न्यूक्लियर वॉल गायब हो चुका है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्प्लिटेड, और वो फट भी चुका है टू फॉर्म सिस्टर क्रोमाटिड्स भी बना चुका है। तो यहाँ पे लेट प्रोफेज में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट disappearance of nucleus as well as nucleolus। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम्स थे वो स्प्लिट होकर के सिस्टर क्रोमाटिड्स बना चुके हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम इन सिस्टर क्रोमाटिड्स, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होता है तो उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर से एक बार सुमेराइज करें कि इन अर्ली प्रोफेज chromosome appear as a mass of wool, that is called spiring stage, coiling and condensation of chromatin fibers शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे मिड प्रोफेज की, तो दैट इज बिगिनिंग ऑफ इनिशिएशन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर वॉल एंड न्यूक्लियोलस, धीरे धीरे न्यूक्लियस वॉल गायब होना शुरू हो जाएगा। फर्दर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन लीड्स टू मोर कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बात करेंगे लेट प्रोफेज की, तो यहाँ कंप्लीट न्यूक्लियर वॉल गायब हो चुका है और क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो चुके हैं, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू द सिस्टर क्रोमाटिड्स, एंड जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था वो असेंबल होकर के यहाँ दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ चुके हैं। These are the centrioles that completely moved towards the opposite pole, और अब धीरे धीरे यहाँ स्पिंडल फाइबर का भी असेंबली शुरू हो चुका है। तो एक पॉइंट और हम यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं, जो कि लेट प्रोफेज का ही पार्ट है, और वो है असेंबली ऑफ